हेलो कृष्णा, हेलो प्रियंका, हेलो हेलो। जय श्री राम, जय हनुमान। घर पे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका, घर पे कोई समस्या? कृष्णा, कोई घर पे समस्या? सब ठीक ठाक ना? नो सर, कोई समस्या नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। समस्या नहीं है तो शुरू किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यूनिट 4 शुरू होने वाला है। ठीक है, हम लोग अब यूनिट 4 की तरफ जा रहे हैं। दिस इज यूनिट 4। ओके। यूनिट 4, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस। मैं लिख रहा हूँ इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस। ठीक है। जब ये वर्ड यूज होता है इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस, तो ये जियो साइंसेस का मीनिंग क्या समझते हो? शुरू करने से पहले कुछ तो बेसिक्स पता होना चाहिए ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो साइंसेस? क्या समझते हो? जब मैं जियो साइंसेस की बात करता हूँ तो इसको क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस? ये वर्ड जो जियो साइंसेस है, इसका मीनिंग जब बोला जाता है तो इसमें क्या समझते हो? पता है या नहीं है? नहीं पता है तो फटाफट। प्रियंका, नो सर नहीं पता है। कृष्णा, नहीं पता है। जल्दी 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 जल्दी। समय नहीं, समय नहीं लेना है। जल्दी बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ तो रही होगी। तो बताओ ना भाई, क्या करना है? रिपीट। मैं पूछ रहा हूं कि इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस जो है वो क्या है। गुड इवनिंग सोनी, गुड इवनिंग। जियो साइंसेस का मीनिंग क्या होता है? जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। और साइंस मीनिंग जानते ही हो।
है ना। तो अर्थ साइंस, हम अर्थ साइंस पढ़ रहे हैं, करेक्ट। हम अर्थ साइंस को वापस से पढ़ रहे हैं, अर्थ साइंस, ठीक है। मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये पृथ्वी के बारे में जब पढ़ने जाते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ साइंस समझ लो, ठीक है। लेकिन हम जब पृथ्वी के बारे में पढ़ने जाते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सरफेस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सरफेस प्लस इनसाइड द सरफेस भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। सरफेस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इनसाइड द सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। बोथ द थिंग्स वी शुड रीड, ठीक है। जैसे कि यह बोल रहा है कि जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन प्रोसेस रिफर्स टू, ठीक है। अब अर्थ की शुरुआत की कहानी अगर हम बात करें, अर्थ की शुरुआत, ठीक है। अर्थ जब शुरू हुआ होगा तो एक मॉल्टेन स्टेट पे होगा, करेक्ट। एक मोल्टेन स्टेट पे होगा, कौन, अर्थ जो होगा एक मोल्टेन स्टेट पे होगा, ठीक है। अब मोल्टेन स्टेट पे जो होगा तुम्हारा, वो क्या होगा, वोल्केनो इरप्शन हो रहा होगा उसमें। तो ये जो पृथ्वी बनी है, इतने आसानी से नहीं बनी है। जब शुरू शुरू में ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे पृथ्वी पे, काफी ज्यादा हो रही होगी, कम अमाउंट में नहीं हो रही होगी। इट विल बी हैपनिंग, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये चीज हो रहा होगा। कौन, जो भी ये तुम्हारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा, ये काफी ज्यादा अमाउंट में हो रहा होगा, ठीक है। कम में नहीं हो रहा होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में हो रहा होगा। तो काफी ज्यादा अमाउंट में जब हो रहा होगा, तो उस दौरान क्या हुआ होगा, तुम्हारे वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम में गैसेस बाहर निकले होंगे। ये जो गैसेस बाहर निकले होंगे, इनमें क्या होगा, कंसेंट्रेशन वाइज क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, क्या कृष्णा, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में कौन सा गैस निकल रहा होगा, ये चीज समझाओ। कौन सा गैस जो है सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में निकल रहा होगा। सल्फर एंड हाइड्रोजन, नो 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 नो, बता चुका हूं, गलत चल रहे हो। वाटर वेपर सबसे ज्यादा अमाउंट में, फिर क्या आता है तुम्हारा CO2, फिर क्या आता है तुम्हारा SO2, फिर जो आगे निकलेंगे। लेकिन ये तीन जो गैस हैं, ये प्राइमरी गैसेस हैं, सबसे ज्यादा वाटर वेपर ही निकला है, ठीक है। अर्थ की कहानी यही है। शुरू के दौर पे अगर हम बात करें, अर्थ के जितने भी हाइपोथेसिस बने हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने थ्योरीज दिए हैं, उस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो उसमें ये सिंपली यही चीज बताया गया है कि तुम्हारा क्या था, कि जो पृथ्वी था वो सूरज से टूट के बना था, सूरज के कण से टूट के बना है। अब सूरज से जो चीज बना होगा वो वॉल्केनिक लावा स्टेट पे होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे ठंडा हुआ है, जब ठंडा होने का प्रोसेस क्या है, कि सारे के सारे गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाए। तो गर्म हवा जितने भी बाहर निकले, वो क्या बनाए, वो जाके क्लाउड्स बना गए। तो क्लाउड्स बनाने के बाद कुछ साल बाद क्या हुआ है, भरपूर बारिश हुआ है। आज के डेट में तुमको इतना अमाउंट ऑफ ओशंस दिख रहा है, कितना, एक तिहाई में से दो तिहाई हिस्सा जो है तुम्हारा टोटल ही वाटर है। तो 2/3 ऑफ द वाटर जब वहां पे मौजूद है, 70% हिस्सा जब वाटर से घिरा हुआ है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वाटर वेपर जो था वो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम में बहुत ज्यादा निकला था, बहुत साल तक बारिश हुआ, फिर जाके तुम्हारा वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो ठंडे हो गए, करेक्ट। अब उस समय जब ये चीज हुआ, ठीक है, तो उस समय में कुछ प्रोसेस और भी हुए थे। क्या हुए थे, उसमें एक प्रोसेस हुआ था जिसको हम बोलते हैं जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन।
अब ये जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन क्या किया? जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन क्यों हुआ था? टू सेपरेट द different constraints of a planetary body as a consequence of their physical and chemical behavior. उनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे हमने क्या किया था? डिवीजन किया था। किसका? तुम्हारे जो क्वांटिटीज अंदर जो मौजूद थे, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स थे, मोस्टली क्या होंगे? गैसेस ही होंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ गैसेस होंगे, कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एज पर द केमिकल बिहेवियर अगर हम बात करें, बॉडी डेवलप्स इनटू कंपोजिशनली डिस्टिंक्ट layers where denser material sinks to the center, सेंटर की तरफ सिंक कर गया, एंड लेस डेंस मटेरियल जो था इट राइजेस टू द सरफेस, सरफेस की तरफ राइज कर गया। डेंसर मटेरियल सिंक कर गया सेंटर की तरफ, और लेस डेंस मटेरियल जो था वो राइज कर गया, ठीक है। जनरली जो भी मैग्मा के अंदर मौजूद थे वो सारे के सारे, करेक्ट। तो ये उसकी कहानी है। फिर क्या आता है कि 4.5 बिलियन एगो, ईयर्स मिस हो गया है, ठीक है, ध्यान देना। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो देयर डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। ये वही समय है, ये वही समय है जब पृथ्वी का शुरुआत हुआ था। मतलब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का जो प्रोसेस है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो में शुरू हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ड्यूरिंग द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लैनेट्स, प्रोटोप्लैनेट्स का मीनिंग क्या है कि छोटे छोटे प्लैनेट्स जो बने, जो कि प्लैनेट्स ही हैं। सूरज था बड़ा, ठीक है, उसका उससे प्रोटोप्लैनेट्स बने, ठीक है। तो प्रोटोप्लैनेट्स और जो गैसेस रहे डस्ट के साथ, लो डेंसिटी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और अदर वोलेटाइल जो थे, वो सब क्या हुए? उड़ गए। अब देखो पृथ्वी में तुमको हाइड्रोजन, हीलियम और जो अदर वोलेटाइल्स है वो नहीं दिखते हैं, उतने नहीं दिखते हैं जितना दिखना चाहिए। ये सारे के सारे कहाँ चले गए? ये सब ना उड़ गए ड्यू टू सोलर विंड। सोलर विंड की वजह से ये सब उड़ गए, ठीक है। और आ क्या गया एटमोस्फेयर में? यही वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो गैसेस निकले वो आ गए, वो सब मौजूद हो गए, ठीक है। यही वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है कि जो हल्के मटेरियल थे वो चले गए ऊपर, उनमें से भी जो हल्के थे वो सब उड़ गए सोलर विंड की वजह से। और कुछ जो डेंसर मटेरियल जैसे कि तुम्हारा निकेल और आयरन जो कि तुम्हारा सेंटर ऑफ अर्थ में मौजूद है, ठीक है, कोर में मौजूद है, वो चला गया है नीचे, ठीक है। ये प्राइमरी जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ कोर में ये कहानी है उसका। शुरू का जो टॉपिक है उसमें ये है, अर्थ का फॉर्मेशन इसी तरीके से हुआ है, करेक्ट। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, फिर आता है चेंज, ठीक है, क्या क्या चेंज है, क्या कहानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है। अब मैं अगर बात करता हूँ क्रस्ट, क्या क्रस्ट किसी चीज से बना होगा या नहीं बना होगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रस्ट? क्रस्ट किस चीज से बना होगा? तुमको क्या लगता है कि क्रस्ट किस चीज से बना होना चाहिए? यहाँ पे दिया है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट इज द स्किन ऑफ द अर्थ, ठीक है। 0.4% ऑफ द अर्थ मास एंड लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करता है अर्थ का। ये क्रस्ट जो है ये किस चीज से बना होगा? व्हाट इज द थिंग दैट मेड अप दिस क्रस्ट? क्रस्ट किस चीज से बना होगा? तुमको क्या लगता है? बताओ। सोनी, क्या सोनी, चुपचाप बैठोगे क्या? पढ़ रहे हो तो बताओ, किस चीज से बना होगा क्रस्ट? सीमा, क्या है भाई? S&MA क्या है ये? कृष्णा ने बोला SI एंड MA,
क्या है ये दोनों? एम जी। नहीं, एम ए तो है वो। मेरे को लगा सीमा बोल रहे हो तुम, सीमा। क्या कृष्णा, कौन है ये सीमा? क्या कृष्णा, कौन है ये सीमा? सीमा सही बोले हो, गलत नहीं बोले हो। बट ये सीमा है कौन? सीमा हैदर? सीमा हैदर है? नहीं यार, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हैदर है? भाई बताएगा, सीमा का फुल फॉर्म क्या है? क्या सोनी? सोनी एंड प्रियंका। सीमा? अरे प्रियंका बोली है क्या सीमा हैदर? प्रियंका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, सीमा हैदर नहीं है। गजब 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 गजब, प्रियंका सिलिकॉन। जया बोलता तो निर्मा वाला बोल देते ना, जया और सुषमा। ऐसे थोड़ी होता है। तो सिर्फ सीमा ही नहीं है कृष्णा। ये तो तुम बात की किसकी? ये तुम बात की ओशनिक क्रस्ट की। तुम बात किए हो ओशनिक क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट का कंपोजिशन सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, एलिमेंट से, समझ में आता है। कंटिनेंटल क्रस्ट का क्या? कंटिनेंटल क्रस्ट किससे बना होगा? क्या कंटिनेंटल क्रस्ट का क्या होगा? प्रियंका मजाक नहीं। प्रियंका मजाक नहीं है। थोड़ा साइंस रिलेटेड बातें करो। कंटिनेंटल क्रस्ट, तुमने बोला एस एंड आई। क्या? एस एंड, एस आई एंड ए एल, क्या है ये? एस आई तो समझ में आता है, वापस से सिलिकॉन होगा। ए एल क्या है भाई? क्या है ये एल? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। करेक्ट। तो कंटिनेंटल क्रस्ट में तुम्हारा एल्यूमिनियम मिलता है सिलिकॉन के साथ। ओसनिक क्रस्ट में तुम्हारा मैग्नीशियम मिलता है सिलिकॉन के साथ। दो डिफरेंसेस है, ठीक है। ये सब ना तुम्हारा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, या तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, या तो तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन है। यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदी हो चुका है। तो डीप साइंस, डीप कोर साइंस समझो, ठीक है। इस यूनिट से भी कम से कम 8 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बेवकूफों की तरह मत बैठे रहना एग्जाम में कि कुछ नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो अब हमने देखा कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ओसेनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। क्या एल्यूमिनियम हल्का मटेरियल है?
या मैग्नीशियम हल्का मटेरियल है? पहले ये बताओ। प्रियंका बताएगी, कृष्णा नहीं बोलोगे। प्रियंका और सोनी में से कोई बताएगा? सोनी बताएगी। सोनी बताएगी, वो बहुत देर से चुप बैठी है। मौन व्रत मत रखो। सोनी। सर ये यूनिट हार्ड है। सर ये यूनिट हार्ड। सर यूनिट हाँ हार्ड है ज्वाइन किया सर। प्रज्ञा कुशवाहा। प्रज्ञा कुशवाहा। अच्छा प्रज्ञा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। नाम, किस सब्जेक्ट से एमएससी किए हो और किस कॉलेज से एमएससी किए हो? प्रज्ञा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन से कॉलेज से एमएससी किए हो और किस सब्जेक्ट में एमएससी किए हो, एंड व्हाट्स योर नेम? राशि नहीं पूछ रहा हूँ, व्हाट्स योर नेम पूछ रहा हूँ। कृष्णा तुमको नहीं पूछ रहा हूँ मैं अभी, तुम साइलेंट बैठो। बायोटेक से एंड DAVB। बायोटेक्नोलॉजी से करके इन्वायरमेंट में क्यों आना चाहते हो प्रज्ञा? मैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का डिफरेंसेस नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछा हूँ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन हल्का है कौन भारी है। तब तक प्रज्ञा बताएगी वाई बायोटेक्नोलॉजी से इन्वायरमेंट, मतलब क्या क्या रीजन है, बायोटेक से इन्वायरमेंट में शिफ्टिंग क्यों? देखो क्लास में ना मेरे को इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है, बच्चों के साथ ना इंटरेक्ट करने में मजा आता है। ऑफलाइन क्लासेस होता है ना तो और मजा आता है तुम लोगों को। अभी ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आता है, बट ऑफलाइन में और मजा आता है। सर बायोटेक वाले इन्वायरमेंटल से यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हो, बट इसमें पीएचडी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो इन्वायरमेंट में? पहली बात तो ये आती है, डू यू वांट टू डू योर पीएचडी इन इन्वायरमेंट और नॉट? तब तक प्रियंका आंसर दो यार, चुपचाप नहीं बैठना है। मैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से पूछ रहा हूँ कौन लाइटर और भारी है। सोनी भी आंसर नहीं दे रही है, चुपचाप बैठी हुई है। प्रज्ञा तब तक तुम बताओ, क्या कारण है कि तुम पीएचडी करना चाहते हो इन्वायरमेंट में? यूसी नेट निकाल रहे हो तो पीएचडी करना चाहते हो इन्वायरमेंट में या नहीं? जब तुम बायोटेक से पढ़ रहे हो, बायोटेक से यूसी नेट नहीं होती है। बायोटेक से ओनली तुम्हारा क्या होता है, CSIR लाइफ साइंसेस का नेट होता है। तुमको वो नेट ज्यादा देने की ताकत रखनी चाहिए। ये तो पढ़ो, इसमें तो मना नहीं है कि ऑप्शन के लिए तुम इसको रखो। अरे भाई प्रियंका, मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, तुमको CSIR लाइफ साइंसेस देना चाहिए इंस्टीट्यूट की, तुम ये दोगे? गो फॉर CSIR लाइफ साइंसेस। मेरा बोलना तो यही है। दोनों देंगे ना सर? हाँ दोनों ही दो, लेकिन उस पे ज्यादा जोर दो क्योंकि वो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है। उसके 3 से 4 यूनिट तो तुम्हारे बायोटेक से मिलेंगे। ओके। तो मैंने पूछा था कि मैग्नीशियम और जो एल्युमिनियम है इनमें से कौन हल्का है, तो प्रियंका ने बोला कि मैग्नीशियम सर लाइटर है। क्या भाई कृष्णा सहमत हो? उसने बोला कि मैग्नीशियम जो है हल्का है। क्या मैग्नीशियम रियली हल्का है? क्या मैग्नीशियम हल्का है रियली? यही है स्टोरी कृष्णा? हरे कृष्णा हरे रामा, जल्दी जल्दी आंसर दो। कौन हल्का है? एल्युमिनियम हल्का है या तुम्हारा मैग्नीशियम हल्का है? बताओ।
हल्का कौन है? मैं हट गया, दिख रहा है? कौन है? एमजी हल्का है भाई कृष्णा। उसने भी वही बोला है कि मैग्नीशियम जो है लाइटर है। तुम भी वही बोल रहे हो, मैग्नीशियम लाइटर है। ये सच है? अच्छा एक बात बताओ, एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का ज्यादा है या उसका ज्यादा है? नहीं, अभी भी सही हो तुम। पिछला वाला जो स्टेटमेंट दिए थे वो ज्यादा सही है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का वेट जो है वो 24 ग्राम है। एल्यूमिनियम का 26 है। यूनिट मास, यूनिट मास यू कितना है? एल्यूमिनियम का 26 नहीं है। एल्यूमिनियम का 26 है क्या? एल्यूमिनियम का जो वेट है वो 26 है। मैग्नीशियम का 24 है। एल्यूमिनियम का कितना है? 26 है। भारी तो वो होना चाहिए, बट एल्यूमिनियम लाइटर होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइटर होता है। क्यों होता है बताओ? कोर केमिस्ट्री में घुस गया कृष्णा। बाबा एक चीज साफ साफ समझो कृष्णा, देखो ये सब ना हम लोग बेसिक साइंस है। जिसने बेसिक साइंस नहीं पढ़ा है उसको हमेशा प्रॉब्लम होगा। बेसिक साइंस की बात आती है, बेसिक साइंस। जो बेसिक साइंस नहीं समझता है, जो थोड़ा बेसिक साइंस में ढीला होता है ना, उसको ये सब आंसर देने में बहुत तकलीफ होती है। मैं यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। यही पे तुम लोग मात खाते हो और यही चीज तुम्हारा मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। समझो क्या है? देखो, अगर मैं बोलता हूं 5 ग्राम का सब्सटेंस 2 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, ठीक है। मैंने एक क्या बोले तो क्यूब बनाया जिसका जो वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। और उसके अंदर मैंने क्या किया, 5 ग्राम का सब्सटेंस रखा। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीसी, करेक्ट है ना? अब मैं बात करता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने एक और बॉक्स बनाया जिसकी वैल्यू हुई कितनी, जिसमें हुआ 2 सेंटीमीटर हुआ, बट यहाँ पे 10 ग्राम रखने की कैपेबिलिटी है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 5 ग्राम पर सीसी, करेक्ट। पॉसिबिलिटी है ना? एक ही वॉल्यूम में दो अलग अलग वेट रख के हम देख सकते हैं, है ना? ये सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी है वो कितना है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि सेम तरीके का वस्तु का वजन ज्यादा है। किसका? मैग्नीशियम का जो वेट है तुम्हारा सेम तरीके का वस्तु है, बट उसकी डेंसिटी जो है वो
क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम फिट बैठ जाता है, किसमें फिट हो जाता है, एल्यूमिनियम कम डेंसिटी में भी फिट हो जाएगा, मैग्नीशियम ज्यादा डेंसिटी में भी फिट नहीं होगा, मतलब ज्यादा वॉल्यूम में फिट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं ये 5 की जगह में यहाँ पे 9 लगा लो, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा तुम्हारा एल्यूमिनियम के लिए। और वहीं पे तुम्हारा अगर मैं बात करूं ये क्या, तुम्हारा 2.5 बन जाएगा तुम्हारा किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। वापस से समझाता हूँ क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन होगा तुमको। लेट मी टेल यू एवरीथिंग। सुनो वापस, देखो मैं अगर बात करता हूँ कि एल्यूमिनियम है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जब डेंसिटी की तुम चले जाओगे, डेंसिटी की बात करते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, तो एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है वो अराउंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं पर अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का क्या होगा, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये उसकी होगी कहानी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में मैग्नीशियम ना 3 ग्राम ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और वहीं पे एल्यूमिनियम की बात करें तो वो 2.7 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट। ये तो डिपेंड करता है ना कि एल्यूमिनियम का वेट से इसको कोई मतलब है नहीं, एल्यूमिनियम का वेट से कोई मतलब नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ठूस के तुम रख सकते हो, एल्यूमिनियम का 2.7 हिस्सा रख सकते हो, मैग्नीशियम का 3 हिस्सा रख सकते हो। फर्क ये है, वेट से इसमें कोई कहानी ही नहीं है, वेट में इसका कोई कहानी ही नहीं है। एटॉमिक वेट के साथ डेंसिटी का कोई रिलेशन इतना नहीं बैठ रहा है। डेंसिटी इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। डेंसिटी घनत्व है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, मैग्नीशियम की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी डेंसिटी कैसे बदलेगी। कोई चीज लाइटर है तो इसका मीनिंग है कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। लाइटर है, डेंसिटी कम है, तभी तो फ्लोट करता है। चीजें जैसे पानी में फ्लोट करती है, क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि वो लाइटर होती है, डेंसिटी कम होता है उसका, इसीलिए वो फ्लोट करता है, करेक्ट। तो यही कहानी यहाँ पे भी बैठ रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर हम बात करें कंटिनेंटल क्रस्ट की, कंटिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम कंपोजिशन 2.7 ग्राम है। ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो 2.9 है, ठीक है। दो का डिफरेंस होता है, या तो इसको 2.8 ले लो तो ये 2.3 बन जाएगा, या 2.7 ले लो तो ये 2.9 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो एक चीज समझ में आता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज्यादा डेंस है। ओशनिक क्रस्ट इज मोर denser than continental crust. Oceanic crust is more denser than continental crust. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। ओशनिक क्रस्ट जो है कंटिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा डेंसर है। अगर कोई भी चीज ज्यादा डेंसर होता है तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये उसके अंदर घुस सकता है। जैसे बुलेट की डेंसिटी ज्यादा है तो ये हमारे चीज आर पार हो जाती है। अगर कोई भी चीज कम डेंस है, जैसे कि पानी है, और उसकी डेंसिटी कम है हमारे बॉडी से, इसलिए वो हमारे बॉडी के आर पार नहीं हो पाती है। कौन? पानी। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो कंटिनेंटल क्रस्ट को तोड़ फाड़ सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, उसके अंदर घुस सकता है। सिंपल सी कहानी। क्रस्ट में इतना ही कहानी। अब हम पहुंचते हैं धीरे धीरे मेंटल की ओर, ठीक है। तो मेंटल में क्या कहानी है, मेंटल का जो डिस्टेंस है ये तुम जान रहे हो। एक तो सॉलिड मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। देखो पृथ्वी का जो हिस्सा है ना वो मोस्टली सिलिकेट्स है। बहुत ज्यादा हिस्सा जो होता है वो सिलिकेट से बना हुआ है, मतलब
SiO2 से है फुलफिल, ठीक है, SiO2 से वो भरा हुआ है, तुम्हारा सिलिकेट से भरा हुआ है। कौन? मेंटल का जो हिस्सा है बहुत हद तक तुम्हारा सिलिकेट से भरा हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकेट। ओके, देन कम्स, क्या होता है कि इसका जो डेंसिटी है वो बाकी दोनों से ज्यादा है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट इसके आर पार नहीं जा सकती है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करती है, मेंटल के अंदर घुस ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात है। फिर क्या होता है कि 68% जो अर्थ का मास है वो मेंटल ऑक्यूपाई कर रहा है, 83% कौन कर रहा है? वॉल्यूम कर रहा है, ठीक है। कोर की बात करें तो कोर में आ जाते हैं सबसे पहले आउटर कोर। तो आउटर कोर का एक सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? आउटर कोर जो है वो तुम्हारा लिक्विड होता है नेचर में, इट इज लिक्विड इन नेचर, आउटर कोर इज डेफिनेटली लिक्विड इन नेचर, जिसमें क्या है 2900 से लेके 5100 तक किलोमीटर तक मौजूद है, और इसकी डेंसिटी देखो बढ़ते जा रही है, 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं अगेन बता रहा हूँ, मास और डेंसिटी ना दोनों अलग चीज है, दोनों में ना डिफरेंसेस है, ये मत समझना कि मास और डेंसिटी वो हो जाएगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा चीजें रखोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। वैसे भी एल्यूमिनियम सब जानता है कि वो लाइटर है, क्यों भाई? उससे तो प्लेन्स बनते हैं, उससे तो प्लेन बनता है, प्लेन एरोप्लेन्स बनते हैं ना एल्यूमिनियम के, उससे एल्यूमिनियम कोटिंग दी जाती है, उस पे ऊपर की लेयर्स पे एल्यूमिनियम बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। अब क्यों एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं तो तुम जान ही रहे हो, हल्का है, उड़ने में आसानी होगी, इसलिए उसको एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर लिक्विड नेचर का होता है, ऑल्दो उसमें आयरन और निकल जरूर मत होगा, यहाँ पे सिलिकेट्स नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड सिर्फ आयरन और निकल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, करेक्ट। इनर कोर में और थोड़ा अंदर चले गए तो डेंसिटी और थोड़ा बढ़ जाएगा, 16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा हाँ, प्रज्ञा को तो बताना ही भूल गया, अरे प्रज्ञा यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 4 तुमने अभी अभी ज्वाइन किया ना, ये यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 1 2 3 जो है कंप्लीट हो चुका है, लाइव लेक्चर्स तुमको मिल जाएंगे ऑलरेडी, सारे जो क्लासेस है उनमें अपलोडेड हो चुका है, करेक्ट। तो आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि डेंसर मटेरियल जो था वो सेंटर की तरफ सिंक कर गया, डेंसर मटेरियल सेंटर की तरफ सिंक कर गए, फॉर्मिंग एन आयरन निकेल रिच कोर, आयरन निकेल रिच का कोर बनाने के लिए वो सिंक कर गए, डेंसर मटेरियल जो भी थे, ठीक है। लाइटर मटेरियल जो थे वो क्या थे? बॉयंट नेचर के थे, जैसे कि सिलिकेट रिच, मैग्मा वगैरह, वो तुम्हारा ऊपर चढ़ गया टू दी सरफेस, सरफेस की तरफ वो आ गया, करेक्ट। फिर क्या आता है? द रिमेनिंग मटेरियल्स बिटवीन द कोर एंड मैग्मा फॉर्म्ड अर्थ थिकेस्ट लेयर, अर्थ का थिकेस्ट लेयर जो है वो इससे बना है, किससे? कोर और मैग्मा जो है वो थिकेस्ट लेयर इससे बना हुआ है, किससे? आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम डी सिलिकेट, तीन चीजें हैं किसमें? अर्थ के थिकेस्ट लेयर में ये तीन चार चीजें मौजूद हैं। तुम यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हो कि इस फिगर में तुमको दिख रहा होगा कि सबडक्शन जोन, एक वर्ड दिखाया जा रहा है जिसका नाम है सबडक्शन जोन। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो इजीली जाके ना पेनिट्रेट कर जाता है किसके ऊपर? कंटिनेंटल क्रस्ट पे। जब ओशनिक क्रस्ट कंटिनेंटल क्रस्ट पे क्या होता है? सबडक्ट कर जाता है, सबडक्ट मतलब नीचे पेनिट्रेट करके घुस जा रहा है, कंटिनेंटल क्रस्ट के अंदर चीड़ फाड़ करके घुस जा रहा है, तो जहां तो घुसता है उस जोन को हम सबडक्शन जोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पे क्या होता है? मेंटल उसके नीचे जस्ट मौजूद होता है, ठीक है, और कुछ कुछ फीचर्स भी बनते हैं जैसे कि मिड ओशनिक रीजेस वगैरह, ये सब बनता है। कौन सा? मिड ओशनिक रीजेस। अभी रीजेस क्यों बनता है वो भी समझो,
वैसे इसको पढ़ाएंगे बाद में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स भी है, तो उसमें समझाऊंगा मिड टेक्टोनिक, मिड रीजेस, अभी मत समझो। सिंपल सा समझो कि ओशन में ही बनता है, और लावा जब इधर उधर मूव कर जाएगा, ठीक है, तब बनेगा। करेक्ट। एक ट्रांजिशन जोन भी मौजूद है, जो कि डिफरेंस बनाता है किसके बीच में, बसल्टिक मैग्मा और ग्रेनेटिक मैग्मा के बीच में। ठीक है, एक डी लेयर भी है, एक आउटर कोर भी है, एक इनर कोर भी है। इनर कोर तो सॉलिड है, आउटर कोर मोल्टेन है। ठीक है, लोअर मेंटल जोन्स भी है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा कहानी नहीं है, यू कैन सी इट, डायग्राम है, और कुछ है नहीं इसमें। हाँ, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान अभी पकड़ते हैं इनको। ठीक है, देखो, पृथ्वी है तो पृथ्वी में कुछ ना कुछ चीज तो होगा। ठीक है, एक तो जरूरी चीज है कि रॉक्स, पत्थर, पत्थर का होना बहुत जरूरी है। किसमें? पत्थर का होना बहुत जरूरी है तुम्हारे पृथ्वी पे, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में रॉकी नेचर होता है। ठीक है, तो किसी भी प्लेनेट का अगर रॉकी नेचर होता है, रॉकी रॉकी नेचर का प्लेनेट है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये रॉकी नेचर के प्लेनेट्स हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें सबसे जरूरी चीज क्या होगा रॉकी नेचर में, इसमें रॉक्स होंगे। ठीक है, तो जो रॉक्स थे, हमने पढ़ा कि ओशन और कंटिनेंट में ना दो कंपोजिशन है, एक सियाल, एक सीमा। सीमा वाला ओशन था और सियाल वाला कंटिनेंट था। करेक्ट। तो सियाल वाला जो हिस्सा था, उसमें हम क्या देख रहे थे, उसमें हमको मोस्टली क्या मिल रहा था, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सीमा वाले में क्या मिल रहा था, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। करेक्ट। तो ये जो रॉक है, इन रॉक में भी डिफरेंसेस है। कंटिनेंट में क्या मिलता है, ग्रेनाइट, ग्रेनिटिक कंपोजिशन मिलता है। वहीं पे अगर ओशनिक की बात करें, तो ओशन में क्या मिलता है तुम्हारा, बसाल्टिक। ये दो अलग अलग रॉक है, रॉक टाइप्स, रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही इग्नियस है, दोनों ही इग्नियस रॉक है, अलग अलग नहीं है, इग्नियस कैटेगरी के रॉक है। अभी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, दो तरीके, तीन तरीके के रॉक के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये पढ़ते हैं मिनरल, उसके बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इन रॉक के अंदर क्या मौजूद है, रॉक के अंदर छोटे छोटे कण मौजूद है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड एज मिनरल्स। ठीक है, तो यही जो मिनरल, इसका डेफिनेशन बता रहा है। मिनरल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग, usually inorganic substances which are having orderly atomic structure with with definite chemical composition as well as physical property। ठीक है, बहुत सारे शब्द एक साथ यूज किया इसमें। पहले बोला क्या, एक तो इनऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए, दूसरा क्या बोला, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्डरली, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। मतलब वाटर है तो वाटर H2O ही रहेगा, H2O से ना O2H नहीं बन जाएगा। करेक्ट, जो है वही रहेगा, अपने हिसाब से ना कुछ दूसरा एलिमेंट नहीं बन जाएगा। समझे? तो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का भी होना जरूरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, इनऑर्गेनिक नेचर का होना जरूरी है, ऑर्डरली फैशन में होना जरूरी है। ये सब होगा तब जाके तुम्हारा वो मिनरल कहलाएगा। तो इस बेसिस पे दो वर्ड या तीन चार वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है कोल, दूसरा लिखा है वाटर, और तीसरा लिखा है आइस। कोल, वाटर, आइस, तीन चीजें लिखा हुआ है। करेक्ट। तो कोल जो है, क्या वो एक मिनरल हो सकता है?
डू यू थिंक कोल इज ए मिनरल? प्रज्ञा, क्या कोयला एक मिनरल है? क्या लगता है तुम? डू यू थिंक कोयला इज ए मिनरल? हो सकता है क्या कोयला एक मिनरल? क्या हमको लगता है कोयला मिनरल हो सकता है? पॉसिबल है क्या कोयला मिनरल हो सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी है? यस, कोयला इज ए मिनरल। कोयला नहीं है, मिनरल के तौर पे सोचे तो कोयला नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना है कृष्णा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कोयला जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है, तो वो मिनरल्स में कंसिडर नहीं होता है। उसका क्राइटेरिया कट गया ना, इनऑर्गेनिक होना चाहिए, यहाँ कट गया वो। क्या वाटर एक मिनरल है? हम बोलते हैं मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। क्या वाटर एक मिनरल है? नहीं है, क्योंकि इसका डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। उससे मीनिंग नहीं है भाई, उससे मीनिंग नहीं है। कोयला तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है, इसलिए वो कंसिडर ही नहीं होगा उसको। कुछ भी करो उसको कंसिडरेशन में नहीं ला सकते हम, मिनरल के कंसिडरेशन में वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, बट आइस जरूर है। आइस है, क्यों? क्योंकि आइस का ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ना, ये हेक्सागोनल है। ये आइस के क्रिस्टल है। आइस हेक्सागोन के फॉर्म में बनता है। और इनऑर्गेनिक भी ये H2 है, इसमें कोई कार्बन कंटेंट नहीं है। जब तक तुम हाइड्रोकार्बन नहीं देखते हो ना, तब तक उसको ऑर्गेनिक नहीं मानो। हाइड्रोकार्बन जहां दिखा है वहां पे ऑर्गेनिक। पढ़ते हो ना भाई, सिंपल सी बात है। क्या पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो ना जी? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो ना? क्या भाई सोनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी? क्या प्रियंका, क्या देखे नहीं हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो तुम लोग? अगर कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे तो सिंपली वो किससे शुरू होता है? C2H5, CnH2n+1, है ना? इसमें OH लगा देते हो, कभी OH लगा देते हो, कभी तुम क्या एल्यूमिनियम Al2O3 लगा देते हो, कुछ भी लगा देते हो, है ना? एल्केन, एल्कीन, इसे पढ़े हो ना भाई? क्या देखा है उसमें? हाइड्रोकार्बन के चेन्स होते हैं वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल, हाइड्रोकार्बन नहीं है तो मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आइस, इनऑर्गेनिक, तो इस वजह से तुम्हारा ये मिनरल में कंसिडरेशन में आएगा। कौन? तुम्हारा आइस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनरल्स क्या हो सकते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स हो सकता है, व्हिच हैव मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, ये जो है। नहीं तो एक सिंगल एलिमेंट भी बन सकता है, सिंगल एलिमेंट का भी मिनरल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स व्हिच आर सीन इन टू कॉम्प्लीमेंट्री वेज। दो तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स होते हैं, क्योंकि रॉक्स जो होता है वो मिनरल से बनता है। बहुत सारे मिनरल जुड़ के रॉक्स बनाते हैं, तो इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स भी बोला जाता है।
जिसमें कि क्या होता है कि दो तरीके से बनता है, एक तो जिसमें कि क्रिस्टल जो है हमारे आंखों से हमको दिख रहा है, और दूसरा है कि किसी में ना दिखेगा ही नहीं। मिनरल्स और रॉक्स रॉक्स जो बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, जिनमें क्रिस्टल्स हमको दिखते हैं, मतलब मिनरल्स हमको इजीली वॉचेबल होते हैं, और ऐसे भी बनते हैं जिनमें मिनरल्स दिखता ही नहीं। तो दो तरीके के फेजेस में वो बनता है, कौन, जो मिनरल्स बनता है। करेक्ट। अब तुम देख सकते हो कि मिनरल फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। शुरू का स्टेज जो है मिनरल फॉर्मेशन का, वो क्या होता है कि मॉल्टेन मटेरियल जो लावा के फॉर्म में आ रहा है वो बनाएगा, क्रिस्टलाइज होगा, कोई भी चीज क्रिस्टलाइज होगा तभी वो तुम्हारा क्या सॉलिड बनेगा और मॉल्टेन मटेरियल से बनेगा। तो सिर्फ मॉल्टेन मटेरियल से नहीं बनता है, कभी कभी सॉल्यूशन से भी बनता है। सॉल्यूशन मतलब क्या है कि जमीन के अंदर ना कहीं एक रिजर्वायर बना हुआ है, किसका, लावा का रिजर्वायर पहले से मौजूद होगा, किसी तरीके का सॉल्यूशन पहले से मौजूद होगा, वो जब क्रिस्टलाइज कर जाएगा तो वो भी मिनरल बना देगा। करेक्ट। फिर आता है तुम्हारा क्या है कि मॉल्टेन मटेरियल जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैग्मा अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, या तो लावा बन के ऊपर आके बनेगा, दो तरीके से हो सकता है। बट सॉल्यूशन के क्या है, दो तरीके, सॉल्यूशन में भी है, एक तो वेन्स में छिपा होगा, या तो एवापोरेशन होके ऊपर आ जाएगा, जैसे कि NaCl की बात करते हैं, ये ऊपर आके बन रहा है ना, पृथ्वी के ऊपर ही तो नमक बना रहे हो ना, पृथ्वी के नीचे तो बना नहीं रहे हो, सिंपल सी बात है। करेक्ट। अब ये कुछ क्लासिफिकेशन है, नेटिव एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन है कि ऐसे ऐसे मिनरल्स और नेटिव एलिमेंट्स हमारे अलग अलग मटेरियल्स में मौजूद है। ठीक है। तो नेटिव एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, नेटिव एलिमेंट्स के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, ये तो सिर्फ क्या होता है मेटल फॉर्म में मौजूद होता है। वहीं पे अगर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, दैट यू नो, हेमाटाइट हुआ, ब्रूसाइट हुआ, ये सब ऑक्साइड्स हैं। ठीक है। हेलाइड्स भी आप जानते हो क्या, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमाइड है, और तुम्हारा आयोडाइड है। ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, हेलाइड्स में आते हैं। तो हेलाइट ग्रुप में कौन सा मिनरल बन रहा है, तुम्हारा NaCl बन रहा है, रॉक सॉल्ट बन रहा है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से कार्बोनेट के भी बनते हैं, सल्फेट के आयन से भी बनते हैं, और सिलिकेट के आयन से भी बनते हैं। ये रहा सिलिकेट आयन का एग्जाम्पल, ये रहा सल्फेट आयन का एग्जाम्पल, और ये रहा कैल्साइट। ये क्या है, ये सब ना सब क्या है, रॉक है, रॉक नहीं, मिनरल्स, दीज आर मिनरल्स। ठीक है। ये सारे के सारे मिनरल्स है, कैल्साइट एक मिनरल है, एनीहाइड्रेट एक मिनरल है, और ओलिविन भी एक मिनरल है। ठीक है। ये एक अलग केमिस्ट्री है, पूरा इस पर रिसर्च होता है भयंकर। ओके। अब ये मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। अब देखो यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पता चला तुम लोग नोट्स ही नहीं बना रहे हो, कृष्णा तो आज तक तो देख के नोट्स बनाया ही नहीं है। भाई तुमको PDF क्यों चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आता है। कृष्णा तू लिखेगा ही नहीं क्या जीवन में कभी, हमेशा खाली नोट्स मांगता रहता है। आज तक टेलीग्राम में तेरा एक भी मैसेज नहीं है कि तूने कुछ कॉपी में लिख के नोट्स बनाया है। भाई टेलीग्राम ग्रुप में जब जुड़े हो तुम लोग, ठीक है, तो भाई कुछ तो बताओ, लिख के दिखाओ तो सही कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। नहीं दिखाओगे तो क्या समझ में आएगा। ओके। सो ट्राई टू मेक सम नोट्स एंड सेंड मी इन द टेलीग्राम। तो टेलीग्राम एक्सेस सबके पास है। ठीक है। ताकि हम देख के बता सकें कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस, इसमें तो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद, स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से, तो मैं इसको थोड़ा स्विच कर दूंगा तो दिखेगा तुमको। ये तो तुमको पकड़ना होगा, टेलीग्राम का लिंक ना यूट्यूब वीडियोस में है। जाके EVS के मेरे जो यूट्यूब वीडियोज है ना, उसमें टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, और वहां से तुम लोगों को मेरा एक्सेस मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं पे तुम लोग भेजो अपना नोट्स, तो वो चैट का वो रहेगा, एक मतलब ढांचा रहेगा, वहां से हम देख लेंगे तुमको। ठीक है। चलो, गुड नाइट, एंजॉय करो, खाना पीना करो, मस्ती करो।